हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेदासु इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में। लेकिन उससे पहले जरा बात कर लेते हैं। मेदासु इंस्टीट्यूट आपके लिए लाया है ऑनलाइन लाइव क्लासेस, जिसमें आपको नीट जेई के लिए बैचेस मिल जाएंगे, जहां आप खुद को एनरोल करा सकते हैं नीट की तैयारी के लिए। जो बच्चे अभी जिन्होंने फॉर्म भरा है और वो तैयारी करना चाह रहे हैं, और जो आसपास अपने इंस्टीट्यूट के लिए अभी नहीं जा सकते हैं ड्यू टू लॉकडाउन, वो एनरोल कर सकते हैं नीट और जेई के लिए। एंड +1 +2 के रेगुलर बैचेस भी बैठ रहे हैं बच्चे, तो आप +1 +2 के लिए रेगुलर बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। साथ ही में ड्रॉपर बैचेस भी है, जहां पर आप जो बच्चा पूरी साल के लिए ड्रॉप करना चाहता है वो पूरी साल की सब्सक्रिप्शन ले सकता है। तो आप कॉल कर सकते हैं, या आप मेल आईडी जो आपको दिख रही है, आप मेल आईडी पे भी क्लिक कर सकते हैं और मेल आप हमें कर सकते हैं ड्रॉपर्स बैच के लिए भी। क्लियर? साथ ही में एनडीए के बैचेस भी बैठे हैं स्टूडेंट्स, तो बच्चे जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं वो एनडीए के लिए भी कॉल कर सकते हैं और एनरोल खुद को कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपने हमें फॉलो करना है, फेसबुक पेज पे फॉलो करना है, आपने मेधस्वी इंस्टीट्यूट करके सर्च करना है। एंड यूट्यूब पे तो आप वीडियो देख ही रहे हो। एंड टेलीग्राम पे स्टूडेंट्स, अगर आपको पीडीएफ अगर आपको चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड, या फिर आपको क्वेश्चंस चाहिए, तो हमारे जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पर आप, मेधस्वी इंस्टीट्यूट के नाम से ही टेलीग्राम का ग्रुप है, तो आप वहां पे खुद को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? साथ ही में स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है आपने ये वीडियो, सो दैट फ्रेंड्स भी इस वीडियो से क्या बेनिफिट ले सकें। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था आर एच वाइटेकर ने, जिसमें से एनिमल किंगडम इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में आपको नीट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन एनिमल किंगडम से आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों को दिक्कत क्या होती है इस किंगडम में? बच्चे नाम इनके याद नहीं रख पाते हैं ज्यादातर, और बार बार उन्हें रिवीजन करना पड़ता है। ऐसा इसीलिए होता है स्टूडेंट, जब हमें बेसिक क्लियर नहीं होते। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आपके बेसिक्स क्लियर कर सकें, सो दैट आपको हर चीज को रिमेंबर करने में या हर चीज को याद रखने में आपको आसानी हो। साथ ही में स्टूडेंट्स, जब भी आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो ट्राई टू विजुअलाइज ईच एंड एवरी एग्जाम्पल। सर्च ऑन गूगल, आपको जहां जैसे मर्जी जो मर्जी इंफॉर्मेशन मिले आप उसे देखिए, और जो भी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप देखते हैं उसको गूगल पे सर्च कीजिए, उसकी पिक्चर देखिए, अलग अलग पिक्चर्स देखिए, सो दैट आपको क्लियर इमेज बने। हम जब भी पिक्चर की जो याद रखने की जो हमारी क्षमता होती है ना, वो काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वर्ड्स। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये एक्चुअली जो एनिमल किंगडम है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम ऐसे ही रिमेंबर करनी पड़ेंगी चीजें। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, हमने बात करी होगी, आपको पता भी होगा कि कभी भी किसी चीज को भी क्लासिफाई करने अगर आप जाओ तो आपके पास एक बेस होना चाहिए। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को एक ही एग्जांपल देता हूं कि अगर आपकी क्लास में 3 रो में बच्चे बैठे हैं, और 3 रो में मान लो पहली रो में बच्चे ने ब्लैक टी शर्ट पहनी है, दूसरी रो में बच्चे ने व्हाइट टी शर्ट पहनी है, और तीसरी रो में बच्चे ने ग्रीन टी शर्ट पहनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर मुझे बच्चों को बुलाना हो, तो अगर मैं कहूं कि ब्लैक टी शर्ट वाले बाहर आओ, तो आपको पता है पहली रो वाले बच्चे बाहर आएंगे। अगर मैं बोलूं व्हाइट टी शर्ट वाले, तो सेकंड रो वाले आएंगे। अगर मैं कहूं ग्रीन टी शर्ट वाले, तो थर्ड रो वाले आएंगे। दैट मीन्स एक क्लासिफाइड मैनर में मैंने बच्चों को बिठा दिया है। क्लियर? तो अभी जब भी मैं टी शर्ट का कलर भर बोलने से एक पूरी रो चल के बाहर आ रही है, तो यहाँ पे बेस क्या लिया है मैंने क्लासिफिकेशन का? कलर लिया है ना। कलर किस चीज का लिया है? टी शर्ट का। क्लियर? तो अभी अगर मैं अपना बेस चेंज कर दूं, अगर मैं कहूं कि जो 6 फीट वाले बच्चे हैं वो बाहर आ जाएं, तो क्या ब्लैक उसी पैटर्न में बच्चे बाहर आएंगे? नहीं आएंगे ना। बिल कैसे आएंगे? मिक्सअप हो सकता है, ब्लैक वाले कुछ 6 फीट वाले हों, कुछ व्हाइट वाले हों, और कुछ ग्रीन टी शर्ट वाले हों। क्लियर? तो इस तरह से जब भी मैं अपना बेस चेंज करता हूं, तो क्लासिफिकेशन भी क्या होती है? चेंज हो जाती है। बात समझ में आई? तो अभी हम देखेंगे कि इतनी सारी जब बेसिस को साथ लिया गया, तो इतने सारे बेसिस को साथ लेने पे क्या हुआ? क्लासिफिकेशन काफी ज्यादा डाइवर्स हो गई। तो इस तरह से जो साइंटिस्ट थे, या जो क्लासिफिकेशन जो हुआ है किंगडम एनिमेलिया का,
उसके लिए बहुत सारे बेसिस को लेना पड़ा ताकि हम हर चीज को उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे लाके छोड़ सकें। और बाद में जब भी इसको याद करना हो या आपको इसको कोई रिसर्च करना हो या कुछ भी इस तरह का अगर आपको पढ़नी हो ये चीजें, तो आप एक डेफिनेट मैनर में इन चीजों को पढ़ सकें। तो सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ सेल्स देखे गए, बॉडी की सिमेट्री देखी गई, नेचर ऑफ सिलोम देखा गया, हम सिलोम के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देन पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिस्टम देखा गया, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सारी चीजों को क्या रखा गया, सेंटर पे रखा गया और फिर जाके क्या की गई, क्लासिफिकेशन। क्लियर। अब बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? इट इज सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, either tissue level of organization or organ level of organization. So होती क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? इट इज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। तो सेल्स अगर तो सिंपल सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ सेल्स क्या कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। जैसे सेल्स ही डाइजेस्टिव का काम करेंगे, सेल्स ही सर्कुलेटरी का काम करेंगे, और सेल ही क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी का काम भी सेल ही करेंगे। इवन रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी सारा कौन करेगा, सेल ही करेगा। बात समझ में आई? दैट मीन्स सिर्फ सेल ही है इसमें। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सारा का सारा जो फंक्शन है, जो नेसेसरी है किसी भी लिविंग बीइंग को या किसी भी लिविंग थिंग्स को लिविंग के लिए, वो सारे काम कौन करेंगे, सेल। दैट मीन्स दे डोंट हैव टिश्यू एज वेल एज ऑर्गन्स। क्लियर। तो एग्जांपल क्या होगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, अगर आपको याद हो तो एग्जांपल इसका है पोरिफेरा। पोरिफेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, स्पॉन्जेस। क्लियर। नेक्स्ट है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन? जहां पे स्टूडेंट्स क्या हो, बहुत सारे इकट्ठे होकर एक जैसा काम परफॉर्म करें या एक जैसा वर्क को परफॉर्म करें, दैट इज टिश्यू। क्लियर। तो टिश्यू लेवल में क्या होगा, वो एडवांस होंगे सेलुलर लेवल से। सेलुलर लेवल से क्या होंगे, एडवांस होंगे, लेकिन इतने भी नहीं होंगे कि उनमें ऑर्गन्स डेवलप हो जाए। तो टिश्यू लेवल में क्या होगा, सिर्फ टिश्यूज होंगे जो सारे के सारे जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करेंगे। जैसे सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, एवरीथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज बिकॉज दे डोंट हैव ऑर्गन्स। क्लियर। सो नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं जिनके पास ऑर्गन्स हैं, तो सारे के सारे अदर देन सेलुलर एंड टिश्यू। सेलुलर में एक ही आता है पोरिफेरा, टिश्यू में भी सिलेंट्रेटा आता है एग्जांपल इसका। ठीक है। और ऑर्गन लेवल में इनके अलावा जितने भी आगे के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। क्लियर। भले ही धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ हो, धीरे धीरे ही चीजें आगे बढ़ी हो, लेकिन ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो गए थे। नाउ थर्ड क्राइटेरिया इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी हम बेसिस पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा, विच इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमने तीन तरह के ये पढ़े। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ व्हाट इज ओपन सर्कुलेटरी, नाउ व्हाट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। So what is open circulatory system? In which blood flows into the normal cavity. I mean blood किसमें फ्लो नहीं करता है, ब्लड वेसल्स में। दैट मीन्स इन ओपन सिस्टम organism do not have blood vessels, right? So what is blood vessels? Arteries, veins, capillaries, ये सारी चीजें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं होंगी। बात समझ में आई? Now what is closed type of system? In which सिंपल इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा या इसका उल्टा हो जाएगा, जिनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, मतलब आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आप देख सकते हो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पे ना आर्टरीज है, ना वेन्स है, और ना ही कैपिलरीज है। बट इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यू कैन सी आर्टरीज, वेन्स एंड एज वेल एज कैपिलरीज। क्लियर। विच इज हेल्पिंग इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर। सो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और बच्चे ये जो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट है ना एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको क्लियर हो गए तो आपको आगे दिक्कत आ ही नहीं सकती इस चैप्टर में। क्लियर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सिमिट्री। सो बच्चे सिमिट्री क्या होती है, देखो तीन तरह सिमिट्री क्या होती है, कोई एक पैटर्न। ठीक है। यहाँ पे किस चीज की सिमिट्री देख रहे हैं हम, इनके
डिवीजन की सिमेट्री। क्लियर? तो तीन तरह की होती है, फर्स्ट एसिमेट्रिकल, सेकंड रेडियल सिमेट्री एंड थर्ड इज बायलैटरल सिमेट्री। तो व्हाट इज एसिमेट्रिकल? जिसकी कोई भी सिमेट्री नहीं होगी। तो एग्जांपल आपके सामने है, दैट इज स्पॉन्ज, कम्स अंडर कौन से फाइलम में? पोरिफेरा। क्लियर? सो दीज आर स्पॉन्जेस जिनकी कोई भी सिमेट्री नहीं होती। नाउ व्हाट इज रेडियल सिमेट्री? बच्चे रेडियल होती है, आप ऑर्गेनिज्म को किसी भी पार्ट से इक्वल, टू इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं। ठीक है, टू इक्वल हाफ्स में किसी भी पार्ट से। दैट मीन्स अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो भी क्या होगा? इक्वल हाफ में। अगर आप इसे वर्टिकली काटेंगे तो भी, और मतलब आपको इसको किसी भी प्लेन, इट जस्ट लाइक अ फुटबॉल। आप ऐसे समझो, फुटबॉल को अगर आप ऐसे काटो तो भी इक्वल हाफ्स में, अगर ऐसे काटो तो भी इक्वल पार्ट्स में ये कट जाएगा। सो दैट इज रेडियल सिमेट्री। क्लियर? इन विच ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी प्लेन। क्लियर? Now third is bilateral symmetry. So what is bilateral? नाम से आपको पता चल रहा है, in which organism can be divided into two equal halves only from one plane. Now what is one plane? कि इस organism को सिर्फ हम ऐसे काट सकते हैं, that is आप इसको हॉरिजेंटली बोल सकते हैं, वर्टिकली। ठीक है, आप इसको ऐसे ही काट सकते हैं इसके एंटीरियर डोर्सल एंड वाली साइड पे। आप इसको ऐसे नहीं काट सकते। क्लियर? व्हाई? बिकॉज इसके जो फ्रंट वाला पार्ट है उस वो सिमिलर नहीं है इसके डोर्सल वाले पार्ट की साइड। क्लियर? अगर ये सिमिलर होता तो आप इसको ऐसे भी काट सकते थे, लेकिन है नहीं, तो आप इसको सिर्फ एक ही प्लेन से काट सकते हो, दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। बात समझ में आई? क्लियर? तो अब नेक्स्ट देखो, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, नंबर ऑफ जर्म लेयर। तो व्हाट इज जर्म लेयर बच्चे? जर्म लेयर्स होती हैं जिनसे ऑर्गेनिज्म बनता है। क्लियर? आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन, जो प्लस टू में चैप्टर है, फेट ऑफ जर्म लेयर्स, या आपने पढ़ा होगा गैस्ट्रुलेशन। तो आपने जर्म लेयर के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आने वाली वीडियोस में हम रिप्रोडक्शन चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, एंड आप आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलती रहेंगी। तो जो भी डाउट्स होंगे आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? सो अब देखो, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स पे डिप्लोब्लास्टिक है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक? जहां पे दो जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी? एंडो एंड एक्टोडर्म। क्लियर? सो एक होगी एंडोडर्म और दूसरी होगी एक्टोडर्म्स। दैट मीन्स विच वन इज एब्सेंट? दैट इज मेसोडर्म। तो विच वन इज एब्सेंट? दैट इज मेसोडर्म। बात समझ में आई? तो मेसोडर्म नहीं होगी इन केस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक। सो व्हाट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक? इन विच थ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। तो जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। व्हाई? बिकॉज हम लोगों में तीनों तरह की जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी। तो आपको बच्चे यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि डिप्लोब्लास्टिक जिसमें दो ही जर्म लेयर होंगी, तो ये ऐसे होंगे जो काफी ज्यादा इंफीरियर होंगे जिनके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक। दैट मीन्स ये वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो इतने ज्यादा एवोल्यूट नहीं हुए थे, जो कम एवोल्यूट हुए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे एवोल्यूशन बढ़ता गया, तो डिप्लोब्लास्टिक ब्लास्टिक से ऑर्गेनिज्म किस में कन्वर्ट होते गए? ट्रिप्लोब्लास्टिक में। क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ लिखना हो या डायग्राम बनाना हो तो आप वीडियो पॉज करके ये कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है सिलोम। बच्चा, मैक्सिमम बच्चे यही पजल होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता सिलोम है क्या। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखो, एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हम लोगों में सिलोम क्या है? अगर आप ये समझ गए तो आप ये समझ जाओगे। नहीं तो बच्चा डर जाता है थोड़ा डायग्राम देख के, उसको समझ नहीं आता कि ये है क्या, और बच्चे फिर रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। बेटा, जो भी ये चीज बोलता है ना कि बायोलॉजी एक रट्टे वाला सब्जेक्ट है या इसमें रट्टा लगाना पड़ता है, तो समझ लो उस इंसान को बायोलॉजी आती ही नहीं है। ठीक है? बायोलॉजी एक समझने वाली चीज है, कॉमन सी चीज है जो आप डेली लाइफ में देखते भी हैं और आप महसूस भी करते हैं, और आप एक नॉर्मल सी चीज है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या एक लिविंग बीइंग के बारे में आप जान रहे हैं। क्लियर? तो अब देखो, एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है? एक कैविटी है। अब ये कैविटी कहाँ है? देखो, जो स्किन है, क्लियर, स्किन एंड जो गट वाला पार्ट है,
उसके बीच में जितनी भी कैविटी है, जिसमें उस कैविटी में आता क्या-क्या है? तो देखो, उस कैविटी में आता है आपका लंग्स आते हैं आपके, आपके हार्ट आता है, ठीक है? लिवर आता है, इवन किडनी, ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, ये सभी हमारी कैविटी में ही हैं, ठीक है? तो ये वो कैविटी है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं अंदर, क्लियर? सो ये अब देखो, मान लो मैं गट वाला पार्ट बनाता हूँ, तो ये स्किन है और ये लोअर स्किन है, दैट मीन्स ये बेली वाला पार्ट हो गया, स्टमक वाला, ये बैक वाला हो गया। मिडल में मान लो कैविटी है। अभी जो स्किन का अंदर वाला पार्ट है, इसको जो लेयर कवर करती है, दैट इज मेसोडर्म। कौन सी होती है? मेसोडर्म, क्लियर? तो मेसोडर्म क्या करती है? लाइनिंग करती है इंटरनल स्किन, और इधर और बीच में जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी भी लाइनिंग कौन करती है? मेसोडर्म। तो स्टूडेंट्स, ये वो कैविटी है जो जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को कहा है सीलोमेट, एक को कहा है सूडोसीलोमेट, एक को कहा है एसीलोमेट। सो व्हाट इज सीलोमेट? जिसमें बच्चे कैविटी तो प्रेजेंट होगी ही होगी, लेकिन कवर भी किससे होगी? मेसोडर्म से। तो इसमें क्या है? कैविटी तो है एंड मेसोडर्म से पैक्ड भी है, या हम बोल सकते हैं कवर्ड भी है। सो दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सिलोमेट। दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। सो सिलोमेट में क्या है? एनिमल पोजेसिंग सिलोम, ट्रू सिलोम इसे कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम होता है शाइजोसिलोमेट, क्लियर? तो आपने लिख लेना है SCHIZO, शाइजोसिलोमेट, ठीक है? नेक्स्ट है आगे सिलोमेट, तो आप लिख सकते हैं, क्लियर? सो नेक्स्ट है सूडोसिलोमेट। स्टूडेंट्स, क्या होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, ये कैविटी तो होती है, जैसे मान लो मैंने इसका टांगों वाला पार्ट नहीं बनाया, ठीक है? चलो बना देता हूँ, मैंने सिर्फ गट वाला बनाया, अब मुंह भी बना लेता हूँ, नहीं तो अब बोलोगे ये दिखता नहीं आदमी की तरह। तो आई थिंक अब ये आदमी की तरह दिख रहा होगा, ठीक है? तो अभी क्या है, मान लो यहाँ पे क्या है, एक गट है। अब बच्चे यहाँ पे ना पूरी कैविटी मेसोडर्म से नहीं है, कुछ पैचेस में मेसोडर्म प्रेजेंट होगी, कवर्ड होगी, लेकिन कुछ पैचेस में, दैट इज कॉल्ड सूडोसिलोम। जो लगता तो है सिलोम की तरह कि सिलोम है, बट इसमें ट्रू सिलोम होता नहीं है, ठीक है? इसमें ट्रू सिलोम नहीं होता, तो इसे सूडोसिलोमेट कहा जाता है। पहले तो आप देखो सिलोमेट के एग्जांपल्स क्या हैं, शाइजोसिलोमेट, ट्रू सिलोम के। तो आप अपना एग्जांपल दे सकते हो एनिमल्स, या सॉरी ह्यूमंस। सूडोसिलोमेट का एग्जांपल है बेटा, कौन सा एग्जांपल है? देखो यहाँ भी दिया है, नेमेटोड, जिसको हम कहते हैं निमेट हेलमेंथिसिस, क्लियर? एक और नाम होता है जिनका एस्केलमेंथिसिस, इन्हीं का ही एक और नाम होता है राउंड वॉर्म्स, है ना? इसके अंदर एग्जांपल कौन कौन से आते हैं राउंड वॉर्म के अंदर? एस्केरिस आता है, जिसकी स्पीशीज है लुम्ब्रिकोइडस, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस आता है, ठीक है? वुचेरिया ब्रैंकोफ्टा है इसका एग्जांपल है, जो क्या कॉज करती है? फिलेरियसिस, ठीक है? जिसको एक और नाम से बुलाया जाता है फिलेरियल वॉर्म भी कहा जाता है, और एक और डिजीज को एक और नाम से बुलाया जाता है एलिफेंटियासिस। बात समझ में आई? तो आपको इसी तरह से डाइवर्सिटी एनिमल किंगडम याद होना चाहिए, कि आप एक चीज देखो और उसके बाद आपको उसके एग्जाम्पल से लेके सारी चीजें याद आ जाए, तो आप समझोगे कि आपको एनिमल किंगडम आ गया है, क्लियर? अब देखो सिलोमेट का एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पर? एनेलिडा। अब आपको सूडोसिलोमेट का एग्जांपल पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं एसिलोमेट, जिनमें सिलोम है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, कैविटी किसमें होगी? जिनमें मतलब थोड़ा स्पेस होगा स्किन और गट के बीच। लेकिन मान लो कोई ऑर्गेनिज्म फ्लैट है, क्या इसके अंदर स्पेस की कोई भी पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो इसीलिए जो फ्लैट वर्म्स होती हैं, दोज आर एसिलोमेट्स, दे डोंट हैव कैविटी। तो बहुत आसान सा एग्जांपल है, क्योंकि फ्लैट है तो बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा, दैट इज एसिलोमेट। एग्जांपल क्या होते हैं? लिवर फ्लूक, फेशियोला हेपेटिका एंड टेपवर्म, टीनिया सोलियम। अच्छा, टेपवर्म जो स्वाइन में पाई जाती है, या स्वाइन में जो टेपवर्म होती है, उसे क्या कहा जाता है? स्टूडेंट्स लिख लो, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। पॉर्क मिजली, क्या कहा जाता है उसे? पॉर्क मिजली, क्लियर? MEASLY। बात समझ में आई? तो आप ये डायग्राम्स देख सकते हो यहाँ पर।
सूडोसिलोम का जिसमें पैचेस में प्रेजेंट है सिलोम, ठीक है, सिलोम का जिसमें कॉन्टिन्यूस है और यहाँ पर तो है ही नहीं। सेम यहाँ पर भी डायग्राम है जो आपको समझाने की कोशिश की गई है। क्लियर? चलो जरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया है सेगमेंटेशन। व्हाट इज सेगमेंटेशन? इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली divided into segments with a serial repetition of at least some organs. That means segmentation होता है जहां पे segments में body divide होती है। अब आप देखो कुछ में segment ऐसे होंगे, head, thorax and abdomen, clear? लेकिन जो ये कब का है? काफी इसके जो एंसेस्टर हैं उनमें सेगमेंट्स कुछ इस तरह रहे होंगे, जैसे अर्थवॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे इनका क्या होता गया, एवोल्यूशन होता गया, तो इस तरह से ये हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में सेगमेंट डिवाइड होते गए। बात समझ में आई? तो मेटामेरिज्म क्या होता है? मेटामेरिज्म होता है इन सेगमेंट्स को अर्थवॉर्म के केस में क्या कहा जाता है? मेटामर्स। तो इसे मेटामरिज्म भी कहा जाता है। अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फेरेटिमा। क्लियर? तो आपको नाम वगैरह सारे याद होने चाहिए, इवन साइंटिफिक नेम तो आप डेली के 2-3 याद करा ही करो, ठीक है। नेक्स्ट बेस है बच्चे नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड देखो क्या होती है। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो बैक में प्रेजेंट होगा कॉर्डेट्स के। क्लियर? सो पॉरीफेरा से लेके एकाइनोडर्मेटा तक सभी के सभी क्या है? नॉन कॉर्डेट, किसी के पास कॉर्ड नहीं है, ठीक है। बट आफ्टर इकाइनोडर्मेटा क्या शुरू हो जाता है? कॉर्डेटा, जहां पे सभी के पास क्या है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। बात समझ में आई? क्लियर? तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज पोरीफेरा। तो व्हाट इज पोरीफेरा? पोरीफेरा क्या है स्टूडेंट्स? एक पोर बियरिंग एनिमल है। तो आपने ऐसे देख के नहीं ये बता देना कि ये तो एनिमल जैसा लगता नहीं है। क्लियर? ये बहुत प्रिमिटिव एनिमल है। ये वो एनिमल है जिसकी ऑर्गेनाइजेशन भी कैसी है? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको समझा चुका हूं, जिसमें हर काम कौन करेंगे? सेल्स करेंगे। तो पोर बियरिंग एनिमल्स है। अब ये पोर्स क्या होते हैं इनमें, चलो देख लेते हैं जरा डायग्राम में। देखो ये एक डायग्राम है किसका? स्पॉन्जेस का। बच्चे यहाँ पे आपको पोर्स दिख रहे होंगे। क्लियर? ये जो पोर्स होते हैं ना, इन्हीं के थ्रू एंट्री होती है वाटर की। क्लियर? तो वाटर यहां से क्या करेगा? बेस से, दैट मीन्स इनके बेस में, यहां से ये अटैच्ड है, ठीक है। ये अटैच्ड होते हैं डेप्थ में, ठीक है, सॉइल के साथ या पत्थर किसी के साथ भी। क्लियर? अब यहाँ ये जो छोटे छोटे क्या है? पोर्स है, इससे एंटर करेगा। इन पोर्स को क्या नाम दिया जाता है? ऑस्टिया, ऑस्टियोपोर्स भी कहा जाता है। क्लियर? यहां से एंटर करने के बाद पानी ऊपर की तरफ जाएगा। अंदर एक कैविटी है, खाली जैसा स्थान दिख रहा है ना, व्हाइट, दैट इज स्पॉन्जोसेल। और ये जो बाहर निकलने वाली जगह है इसे कहते हैं ऑस्क्यूलम। क्लियर? अब बच्चे यहाँ देखो, ये जो सेल्स हैं, ये जो दीवारों पे जो पानी को ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, इनको अगर जूम किया जाए तो ये ऐसे दिखते हैं। इनमें क्या होते हैं? ब्रश लाइक बॉर्डर्स होते हैं और एक फ्लैजिला होता है। ये फ्लैजिला लगातार मूव करेगा, जिसकी वजह से पानी क्या होगा? ऊपर की तरफ, या हम बोल सकते हैं ऑस्क्यूलम की तरफ मूव करेगा। क्लियर? इन सेल्स को क्या नाम दिया जाता है जिनके पास फ्लैजिला होता है? इन्हें कहा जाता है कोएनोसाइट्स। बात समझ में आई? क्लियर? ठीक है। और जो स्पॉन्ज होती है ना, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो देखो यहाँ पे क्या है? oocyte भी इन्हीं सेल्स में प्रेजेंट है। दैट मीन्स हर्मेफ्रोडाइट होती है ऊपर से, दैट मीन्स मेल और फीमेल एक ही स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होगा, तो इसी में ही oocyte भी होगा और इसी में ही मेल पार्ट भी होगा। क्लियर? तो लोफोसाइट्स एंड कोलेनोसाइट्स भी होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं? कोलेजन। बात समझ में आई? यहां से क्या हुआ? वाटर अंदर गया, दैट इज ऑस्टिया। तो इस तरह से ऑस्टिया दिखता है अगर आप इसको जूम करते हो। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब देखो यहां पर आते हैं, वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया, ये हम बात कर चुके हैं। इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसेल, ये भी हम बात कर चुके हैं। बीच वाली कैविटी का नाम क्या है? स्पॉन्जोसेल। स्टूडेंट्स आप डायग्राम में अगर देखो तो आपको ना ये दिखेगा कि यहाँ पे ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वो इसके बेस पे रखा गया है। ये क्या है? स्पॉन्ज।
अब थोड़ी देर बाद देखा तो इसकी बीच स्पॉन्जोसिल से क्या हुआ, वही ग्रीन पिगमेंट बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये क्या बताता है कि इसकी मूवमेंट कैसी है, फ्रॉम लोअर साइड टू, फ्रॉम द मिडल ऑफ द स्पॉन्ज, फ्रॉम अ कैविटी दैट इज स्पॉन्जोसिल comes out from the osculum. क्लियर? सो क्वेनोसाइट्स उनको कहा जाता है जिनका दूसरा नाम क्या होता है, कॉलर सेल्स, जो आपने क्या देखे ब्रश लाइक बॉर्डर था जिनका और जिन पे फ्लैजिला प्रेजेंट था। क्लियर? ऑस्कुलम की बात हम कर चुके हैं। बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स। यहां देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है, स्पिक्यूल्स, क्लेरोसाइट्स जिनको कहा जाता है, दे फॉर्म स्पिक्यूल्स जिनमें सिलिका प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो सिलिका प्रेजेंट होता है, ये एक स्केलेटन की जो इसको क्या करता है, स्टिफनेस में हेल्प करता है। तो ये हम बात कर चुके हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, दैट इज सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट इज हर्मेफ्रोडाइट। अगर हर्मेफ्रोडाइट का एक और एग्जांपल याद कर रहा हूं, दैट इज अर्थवॉर्म। क्लियर? जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल एक ही में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इसमें लार्वा स्टेज है, दैट मींस डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। लार्वा स्टेज वही होती है ना जिसमें डेवलपमेंट क्या हो, इनडायरेक्ट। और लार्वा स्टेज का नाम क्या है, पेरेनकाइमुला लार्वा एंड स्टोमोब्लास्टुला लार्वा। क्लियर? एग्जांपल देखो, साइकोन है, स्काइफा, स्पॉन्जिला है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एंड यू स्पॉन्जिला है या यू स्पॉन्जिया है, दैट इज बाथ स्पॉन्ज। क्लियर? सबको बात समझ में आई? ठीक। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा। तो स्टूडेंट सिलेंट्रेटा क्या है, जिन्हें हम नाइडेरिया भी कहते हैं, दे आर एक्वेटिक होते हैं स्टूडेंट, सेसाइल होते हैं, ठीक है, और फ्री स्विमिंग होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल। सो दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल, सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्पॉन्जेस कैसी थी, दे आर एसिमेट्रिकल। बेटा इनमें क्या प्रेजेंट होता है, नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट प्रेजेंट। किस चीज के लिए प्रेजेंट होता है नाइडोसाइट, फॉर डिफेंस पर्पस। स्टिंगिंग सेल्स होते हैं इनके नाइडोसाइट्स या नाइडोब्लास्ट में, जो इनको हेल्प करते हैं इनकी प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखो, यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ ना, नेक्स्ट ही इसके बिल्कुल नेक्स्ट फाइलम में, जबकि हमने पोरिफेरा में पढ़ा कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट वाज cellular level of organization. Now this one is tissue level of organization and are diploblastic. So now they are diploblastic. Even sponges are diploblastic, right? So diploblastic से कम monoblastic नाम की कोई चीज नहीं होती, clear? Diploblastic at least organism should be diploblastic. Now they have gastrovascular cavity. So what is gastrovascular cavity? This middle part. Clear? This is gastrovascular cavity with a single opening. Now where is the single opening? That is the single opening. Clear? Mouth on hypostome, जिसको क्या नाम है, hypostome. Clear? Digestion is extracellular and intracellular. That means cells के बाहर भी digestion होती है और cells के अंदर भी digestion होती है। बात समझ में आई? कोरल हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या बनाते हैं बच्चे, कोरल्स बनाते हैं जिनका स्केलेटन किस चीज का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल्स बनाते हैं, कौन बनाते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा। क्लियर? बेटा इनमें दो लाइफ फॉर्म्स होती हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। अब ये चीजें हैं क्या, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। क्लियर? तो आप देख सकते हो, वैसे पॉलिप ऐसा दिखता है और मेड्यूसा ऐसा दिखता है। क्लियर? अभी मैं आपको ये समझा दूंगा ये लाइफ फॉर्म्स क्या है और ये कैसे होती हैं। चलो अच्छा देख ही लो। देखो बच्चे, एक्चुअली इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है इमॉर्टल। व्हाई वी कॉल देम इमॉर्टल, या हम इन्हें ना मरने वाले जीव क्यों कहते हैं, इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये देखो आप, ये क्या है, पॉलिप है। पॉलिप में इस तरह से एक ग्रो करता है मेड्यूसा। तो धीरे धीरे ये ऊपर ग्रो करता जाए, ग्रो करता जाए, और एक टाइम आएगा जब ये इससे डिटैच हो जाएगा। डिटैच होने के बाद यंग मेड्यूसा बनता है। तो पॉलिप से क्या बनता है, मेड्यूसा। लेकिन बना कैसे, एसेक्सुअली। कैसे बना, ए सेक्सुअली। कोई सेक्सिस तो नहीं मीट हुए, कोई यहाँ पे आई मीन मेल एंड फीमेल फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुई। सो एसेक्सुअली पॉलिप से क्या बना, मेड्यूसा। मेड्यूसा जब मैच्योर होगा तो उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आएंगे, एंड देन वो बनाएगा, मेल और फीमेल में कन्वर्ट होगा, देन गैमीट मिलेंगे और एक एग बनेगा।
एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से फिर क्या बन जाएगा, पॉलिप। तो स्टूडेंट्स ये तो मर ही नहीं रहा है कभी भी, है ना। ये पहले कन्वर्ट हो रहा है मेड्यूसा में, और मेड्यूसा फिर से कन्वर्ट हो रहा है फर्टिलाइज करने के बाद पॉलिप में। तो दैट मीन्स दे आर इमॉर्टल, इसीलिए इनको इमॉर्टल कहा जाता है। क्लियर। कोई भी स्टूडेंट्स आपकी क्वेरीज हो किसी भी चीज से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड हो, आप कमेंट जरूर करना, ठीक है, सो दैट क्या हो, हमें पता चले कि आपकी क्वेरीज क्या क्या है। क्लियर। सो पॉलिप इज सेसाइल। अच्छा, जिस स्टूडेंट को सेसाइल का मतलब पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखेगा। क्लियर, क्योंकि सेसाइल का मतलब पता होना चाहिए आप लोगों को। एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एंड एडेम्सिया। तो इसकी क्या होती है, सिलिंड्रिकल फॉर्म होती है लाइक हाइड्रा एंड एडेम्सिया। शायद हम लोगों ने हाइड्रा की पिक्चर नहीं लगाई, आई थिंक आपने बहुत बार देखा ही है हाइड्रा। क्लियर। तो हाइड्रा में पता है आपको डिवीजन होती है, कि हाइड्रा कैसे सेक्सुअल और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, आप मुझे इसका मेथड बताएंगे कमेंट सेक्शन में, हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर। मेड्यूसा कैसे दिखता है, एक अम्ब्रेला की तरह दिखता है, शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया। ऑरेलिया इज जेलीफिश, किसकी तरह दिखता है ये, जेलीफिश की तरह। मेटाजेनेसिस, दैट मींस पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा असेक्सुअली। ये तो हमने बात की थी कि पॉलिप ने मेडुसा को कैसे प्रोड्यूस किया, असेक्सुअली। बट इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, मेटाजेनेसिस। एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, दैट इज ओबेलिया। तो मेडुसा पॉलिप को बनाता है सेक्सुअली। ये भी हमने पढ़ लिया कि मेडुसा इधर क्या करेगा, गैमीट्स फॉर्मेशन करेगा एंड देन जाइगोट बनाएगा। बात समझ में आई। एग्जाम्पल है, देखो बच्चे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। फाइसेलिया पोर्तुगीज से मैन ऑफ वॉर। एडेम्सिया इसका एग्जाम्पल है विच इज सी एनिमोन। पेनिनटुला इसका एग्जाम्पल है विच इज सी पैन। गोर्गोनिया इसका एग्जाम्पल है विच इज सी फैन। एंड मियंड्रेना इसका एग्जाम्पल है विच इज ब्रेन कोरल। तो स्टूडेंट्स आपने एग्जाम्पल इसके याद रखने हैं और साथ में इसके कुछ खास फीचर्स भी याद रखने हैं, विच विच आर, जैसे नाइडोब्लास्ट है ना, स्टिंगिंग सेल्स है, फॉर इसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है। नेक्स्ट क्या है, जैसे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन होंगे जो कोरल रीफ्स वगैरह जो भी इससे बनेंगी, राइट। और तीसरी चीज, पॉलिप मेड्यूसा को कैसे बनाता है और मेड्यूसा पॉलिप को कैसे बनाता है। बात समझ में आई। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिए। क्लियर। और अगर आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी आप जरूर लिखिए। आपका कौन सा टॉपिक है जो आपको क्रैश कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट लगता है वो भी आप टाइप कीजिए। क्लियर। और कोई भी क्वेरीज आपकी हो तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे के फाइलम्स, देन हम चलेंगे किंगडम प्लांटे पे। Clear? So thank you so much. Thanks for watching.